एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आइज फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 अगस्त 2024 का डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट टॉपिक इज सेटबैक्स इन इंडियाज नेबरहुड, अ नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन। एक इंट्रोस्पेक्शन का नीड है इंडियाज के नेबरहुड में, वो हमें डिस्कस करना है। दिस इज रिगार्डिंग जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 2 में ये किसके रिगार्डिंग हो जाएगा? ये आईआर के रिगार्डिंग हो जाएगा। एट द सेम टाइम दिस टॉपिक विल ऑल्सो हेल्प यू इन जीएस पेपर 3, जहाँ पे हम इंटरनल सिक्योरिटी के आंसर्स लिखते हैं, वहां पे भी ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा डायरेक्टली, है ना। सेकंड इज सेवी एंड द एलिगेशंस, अ क्लाउड ओवर द रेगुलेटर। अब इसको समझते हैं कहाँ कहाँ हेल्प करेगा। प्रीलिम्स में ऑब्वियसली सेवी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। प्रीलिम्स के अलावा मेंस की बात करते हैं। मेंस में क्या होगा? सेबी। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो रेगुलेशन जो पढ़ना है वो जीएस पेपर 2 में पढ़ना है। सेबी जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है फाइनेंशियल्स मार्केट को, इन पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट वगैरह को। तो ये जीएस पेपर 3 का हिस्सा भी बन जाएगा। और साथ साथ में यहाँ एलिगेशंस का बात हो रहा है ना। तो कॉर्पोरेट एथिक्स पढ़ता है जीएस पेपर 4 का पार्ट, तो ये जीएस पेपर 4 का भी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो जीएस पेपर 4 के अंदर मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। थर्ड जो है जापान फर्स्ट एवर मेगा क्विक एडवाइजरी। फर्स्ट एवर मेगा क्विक मतलब बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, ऐसा एडवाइजरी। तो अगर अर्थक्वेक आता है, डिजास्टर्स रिलेटेड कुछ बात होती है तो जीएस पेपर 3 में आता है। बट अर्थक्वेक और जो है इसके रिलेटेड फेनोमेना जो है जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी का पार्ट होता है, तो यहाँ पे मैंने दिया है जीएस पेपर 1 में। दीज थ्री टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। फर्स्ट टॉपिक सेटबैक्स इन इंडियाज नेबरहुड, अ नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन। इंडिया के नेबरहुड में सेटबैक आ चुका है, सेटबैक हो गया है, इंडिया को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। अब इंडिया का नेबरहुड क्या है? बहुत सारे कंट्रीज की यहाँ पे बात यहाँ पे होनी है। वहां उनके हिसाब से जैसे बांग्लादेश की हम बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात करेंगे, मालदीव्स की बात करेंगे, तो ये सारे सेटबैक हुए हैं और इंडिया क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें यहाँ पे होने वाली हैं। रिसेंट सेटबैक्स इन नेबरिंग कंट्रीज, पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। ऑन अगस्त 5 प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, अ की फिगर इन इंडियाज बांग्लादेश पॉलिसी, वाज फोर्स्ड टू रिजाइन अमिस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट एंड फ्लड टू इंडिया, है ना। तो 1 अगस्त 5 को तो ये आपको पता ही है, ये तो बहुत प्रोमिनेंट न्यूज बना हुआ है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो कहाँ आ गई? इंडिया आ गई, रिजाइन कर दिया, भागना पड़ा उनको, इतना वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ। तो हमारे नेबरहुड में ये सब हो रहा है, हम कुछ खास नहीं कर पा रहे, है ना। और नेबरहुड में अगर डिस्टर्बेंसेस होगा तो ऑब्वियस बात है हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स अराइज होंगे, हमारे लिए डिप्लोमेटिक कंसर्न्स अराइज होंगे। ये बांग्लादेश की बात है। फिर मालदीव्स की बात करते हैं। लास्ट ईयर 2023 में मालदीव्स में प्रेसिडेंट बने मोहम्मद म्यूजू, और मोहम्मद म्यूजू के अंदर मालदीव्स में कैंपेन चला, एंटी इंडिया कैंपेन, है ना। तो एंटी इंडिया कैंपेन क्या चला? इंडिया आउट, मतलब इंडिया आर्मी, इंडियन नेवी का प्रेजेंस वहां से आउट करना, और धीरे धीरे वहां चाइनीज प्रेजेंस बढ़ना। उसके पहले वहां पे जो गवर्नमेंट थी इब्राहिम सोले की, वो थोड़ा इंडिया फेवर करते थे, बट ये मोहम्मद म्यूजू वगैरह किसमें थे? अपोनेंट थे, और ये लोग एंटी इंडिया कैंपेन तब भी चलाते थे। तो यहाँ पे मालदीव्स में भी निगेटिविटी। बात करते हैं अफगानिस्तान की। 2021 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट था अशरफ घनी, वो इंडिया को बहुत लाइक करते थे, इंडिया उनको बहुत सपोर्ट करता था। उनको भाग जाना पड़ा, और वहां पे किसने टेक ओवर कर लिया? तालिबान। तो तालिबान में सिक्योरिटी कंसर्न्स आया, पॉलिटिकल कंसर्न्स मालदीव्स में आया। अभी कहाँ दिख रहा है? बांग्लादेश में दिख रहा है। श्रीलंका में भी दिखा था 2022 में, बट वहां पे कुछ वैसा अनप्लेजेंट नहीं हुआ, सिचुएशन इंप्रूव हो गई। तो श्रीलंका के बारे में अभी ये टॉपिक बात नहीं करता है। तो हमारे नेबरहुड में इतना सब कुछ हो रहा है, ये हमारे लिए कंसर्न्स पैदा करता है। क्या क्या कंसर्न्स पैदा कर सकता है? फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज को लेके मिस जजमेंट हो रहा है इंडिया के द्वारा, इफ दे आर रूटेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन दिस क्रिटिकल एरियाज। और क्या ये पॉलिसी मेकिंग में रूटेड है या पॉलिसी मेकिंग में रूटेड नहीं है? अब बात करते हैं कॉल फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड डायलॉग। The article emphasizes the importance of introspection by India's political and security leader, urging them to avoid political point scoring. तो यहाँ पे ये आर्टिकल emphasize करता है इंट्रोस्पेक्शन किसको द्वारा? इंडिया के पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी लीडर्स के द्वारा। पॉलिटिकल लीडर्स की बात अगर हम करें तो इसमें कौन आ जाएंगे? पीएम आ जाएंगे, और उसके अलावा होम मिनिस्टर आ जाएंगे, है ना, मिनिस्टर्स लोग आ जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी आ जाएंगे इसमें। सिक्योरिटी लीडर्स की बात करें तो फिर यहाँ पे भी
आर्मी नेवी या फिर जो भी ऑफिसर्स लोग हैं, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन सारे लोग की बात यहाँ पे आ जाएगी। अर्जिंग देम टू अवॉइड पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये टॉपिक ये बोलना चाह रहा है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, एक दूसरे पे फिंगर पॉइंट करना, इन लोगों को रोकना पड़ेगा। इट हाईलाइट द सिग्निफिकेंट ऑफ कंटिन्यूड गवर्नमेंट अपोजिशन डायलॉग। अभी जैसे ही बांग्लादेश की सिचुएशन आई, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया श्री एस जयशंकर साहब ने और सबको ब्रीफ किया कि बांग्लादेश में क्या सिचुएशन चल रहा है और इंडिया की क्या पॉलिसी होने वाली है। तो ऑल पार्टी जब भी डायलॉग होता है तो उसमें अच्छा सोल्यूशन निकल के आता है। अपोजिशन पार्टी को भी वहां पे इंपॉर्टेंस मिलता है, वो लोग भी अच्छा काम करते हैं। और साथ में ये जो है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम वहां पे नहीं होता है। दिस डायलॉग शुड एड्रेस द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ऐसा ही ऑल पार्टी डायलॉग होना चाहिए जिससे कि हम एक्सटर्नल अफेयर्स में पॉलिसी मेकिंग कर सकें। पॉलिसी मेकिंग मतलब फॉरेन पॉलिसी को बना सके। फॉरेन पॉलिसी किस में आता है? डायरेक्टली जीएस पेपर 2 आईआर पेपर में आता है और पीएसआईआर ऑप्शनल में आता है। तो अब फॉरेन पॉलिसी बनाने में किसका किसका कंट्रीब्यूशन है वो समझ लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी बनाने में कंट्रीब्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक तो खुद मिनिस्टर साहब होते हैं, मिनिस्टर साहब के अलावा कौन होता है? इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स लोग होते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर जो यूपीएससी क्लियर करके जाते हैं, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को मैनेज करते हैं, बनाते हैं, खासकर नेबरहुड कंट्रीज के लिए। India's embassies are led by diplomats chosen for their expertise in regional and global affairs. डिप्लोमेट कौन होता है? यही इंडियन फॉरेन सर्विस अफेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लोमेट बोलते हैं। इनका काफी एक्सपीरियंस हो जाता है सोशल और पॉलिटिकल ट्रेंड को ये लोग एनालाइज करके फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं। एक्सटर्नल एजेंसीज का भी रोल होता है। एक्सटर्नल एजेंसी फॉर एग्जांपल रॉ के रोल के बारे में ये बात कर रहे हैं। रॉ कब क्रिएट हुआ था? 1968 में क्रिएट हुआ था हिडन फैक्टर्स को अनकवर करने के लिए। अगर बांग्लादेश में कुछ हिडन फैक्टर है, कुछ पॉलिटिकल ऐसा मूव हो रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा है, अगर अफगानिस्तान में कुछ हिडन फैक्टर है, मालदीव में हिडन फैक्टर है, तो वहां पे जो हिडन फैक्टर्स हैं वो हमें जल्दी से जल्दी पता चल सके, है ना, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजंस ले सकें, इसके लिए इंटेलिजेंस विंग बनाया गया था। द आर्टिकल स्ट्रेसेस द नीड फॉर डिप्लोमेट। ये आर्टिकल बोलता है कि डिप्लोमेट मतलब जो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है, रॉ के ऑफिसर हैं, अदर रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं, ये हारमनी में काम करे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके कोऑर्डिनेट करते हुए काम करे, एक स्पेसिफिक मैंडेट के अंडर काम करे जिससे कि इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड रहे। बांग्लादेश क्राइसिस के बाद इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट उस तरह से सेफगार्ड नहीं है। आप देख रहे हो कि इतने सारे लोग बांग्लादेश बॉर्डर पे जमा हो चुके हैं और वहां से फिर वो इंडिया आने की कोशिश कर रहे हैं। तो बट ऐसे में कैसे इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट सेफगार्डेड रहेगा? अगर हम बात करें इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, खासकर पोस्ट 1998 जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। न्यूक्लियर टेस्ट कर लेने के बाद से हमारे सिक्योरिटी चैलेंज बढ़ गए क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज की नज़र हमारे ऊपर आ गई और साथ साथ चाइना का बहुत सारा राइज होने लग गया और चाइना और ज़्यादा होस्टाइल भी होने लग गया। तो हमने अपने सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में बहुत सारा चेंजेस लेके आए। चेंजेस लेके क्या है? 1999 में हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आई रिपीट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, जो नेशनल सिक्योरिटी इशूज को ओवरसी करते हैं। सेकंड, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप फॉर्म टू असिस्ट इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप क्या करता है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करता है। थर्ड, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनको आप हर कोई जानते होंगे, एनएसए, है ना। अ की रोल क्रिएटेड टू असिस्ट द पीएम, पीएम को असिस्ट करने का फॉरेन पॉलिसी पे, डिफेंस पे, एटॉमिक एनर्जी पे, स्पेस पे, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी सब पे। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल तब थोड़ा कम था 1999 में, धीरे धीरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अलावा एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया है। सेक्रेटेरिएट जो इन सब स्ट्रक्चर को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा पेपर वर्क और बाकी सारी चीजों से सपोर्ट करेगा। एनएसए और एनएससीएस का ग्रोथ क्या हुआ? एनएसए इमर्ज एज अ क्रूशियल फिगर फॉर क्राइसिस कम्युनिकेशन। क्राइसिस के टाइम पे फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन में, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन में एनएसए सबसे बड़ा उभर के सामने आया। एनएससीएस को भी एक्सपेंड किया गया 2018 के बाद से और बहुत सारे डेप्यूटी एनएसए भी बनाए गए, एडिशनल एनएसए भी बनाया गया है जो डाइवर्स फॉरेन एंड सिक्योरिटी इश्यूज पे विचार करेंगे। एनएसए एनएससीएस आर टास्क विद कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी रिलेटेड एफर्ट। वो लोग स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी रिलेटेड एफर्ट लेंगे थ्रू टर्फ इशू बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। बहुत सारे डिफरेंट एंटिटीज के बीच जो इशू होता है उनके रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेटिंग कोऑर्डिनेशन, जिससे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे जो
ऑथर है वो बात कर रहे हैं कि हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक तरह से फेल क्यों हो रहा है ना। खासकर अगर वो कंटेक्स्ट की बात करें, अफगानिस्तान का एग्जांपल, मालदीव का एग्जांपल, बांग्लादेश का एग्जांपल, है ना, हम ऑफ गार्ड क्यों पाए गए, मतलब अचानक से चीजें हो गई और हमें कुछ क्लू ही नहीं है। तो ऐसा हम क्यों पाए गए, हमारा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, हमारा फॉरेन पॉलिसी स्ट्रक्चर इतना खराब क्यों जा रहा है। इट सजेस्ट दैट इधर टर्फ इश्यूज और मिस जजमेंट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सरप्राइजेज। अगर या तो टर्फ इश्यूज या हमारा मिस जजमेंट, ये चीजें हैं जो कि इस मिस जजमेंट जो है ऐसे सरप्राइजेस का कारण बन रहा है। प्रॉम्प्टिंग अ नीड फॉर डीपर इंट्रोस्पेक्शन, हमें डीपर इंट्रोस्पेक्शन का नीड है, कैसे हमारे जो बॉडीज है वो फंक्शन कर रहे हैं और कैसे हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस को लेकर के। सेकंड टॉपिक जो मैंने बताया, सेबी एंड द एलिगेशन, ए क्लाउड ओवर द रेगुलेटर। रेगुलेटरी बॉडीज हमें पढ़ना है जीएस पेपर 2 में। सेबी जो है, जो कि एक इकोनॉमिक रेगुलेटरी बॉडीज है, और ये बात करता है किसका, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है। तो सेबी जो है स्टॉक मार्केट, ये पढ़ना है जीएस पेपर 3 में। और जहां पे इस पे एलिगेशन लगा जो सीधे सीधे कॉर्पोरेट एथिक्स से रिलेटेड है, वो हम लोग पढ़ेंगे जीएस पेपर 4 में। तो ये टॉपिक को मैंने डेडिकेट किया है जीएस पेपर 4 के लिहाज से, क्योंकि ये ज्यादा बात करता है किस पे, एलिगेशन के लिए। हिंडनबर्ग एक फॉरेन रिसर्च कंपनी है, हिंडनबर्ग ने रिसर्च पब्लिश किया है और वो उसका काम है रिसर्च करते रहना, रिसर्च करते रहना, और अलग अलग कंट्रीज में जो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती हैं उसको एक्सपोज करते रहना। तो इंडिया में उसने एक बहुत ही स्वीपिंग क्लेम किया है। एक साल पहले उसने फिर से एक स्वीपिंग क्लेम किया हुआ था, और वो क्लेम किसके लिए किया हुआ था, अडानी ग्रुप के ऊपर किया हुआ था। अडानी ग्रुप के ऊपर उसका क्लेम ये था कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन किया हुआ है, जिससे उसकी स्टॉक प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। उसके उस क्लेम के बाद अडानी ग्रुप के जो प्राइसेस थे स्टॉक के, वो 50% से भी ज्यादा, या मैं बोलूँ 100% से भी ज्यादा, मतलब आधे आधे दाम के हो गए थे, है ना। और इंडिया के स्टॉक मार्केट जो है काफी फॉल होने लगा था। अभी वापस से उन्होंने क्लेम किया है कि अडानी के जो भी स्टॉक्स थे, और कुछ स्टॉक्स जो अडानी के थे, उसमें डायरेक्टली जो सेबी होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पहले मैं आपको बता दूं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता क्या है। जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है उसका नाम क्या है, सेबी है। ये 1992 के अराउंड बना हुआ बॉडी है सेबी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे आरबीआई होता है ना जो बैंक्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट वगैरह को रेगुलेट करने के लिए बॉडी का नाम क्या है, सेबी। तो उसकी जो चेयरपर्सन है वही इन्वॉल्व थी अडानी ग्रुप के साथ कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग में, ऐसा ये पूरा क्लेम करता है हिंडनबर्ग का रिपोर्ट। 18 months ago हिंडनबर्ग रिसर्च accused द अडानी ग्रुप ऑफ ब्रेजन स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड। उसने अडानी को बोला था कि ये लोग स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन भी करते हैं और अकाउंटिंग में फ्रॉड भी करते हैं, है ना। अडानी ग्रुप ने इसको क्या किया, डिनाई किया, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई फाउल प्ले नहीं पाया। नो नीड फॉर ए सीबीआई कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही। द कंट्रोवर्सी है रीसर्फेस्ड विथ न्यू क्लेम्स फ्रॉम हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग ने कुछ नया क्लेम किया है इस बार, और नया क्लेम किसको रिलेटेड किया है, सेबी के जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच, उनसे रिलेटेड किया है। दीज एलिगेशन सजेस्ट अ कनेक्शन बिटवीन सेबीज परसीव्ड इनएक्शन ऑन द अडानी इशू एंड बुच पर्सनल इन्वेस्टमेंट। उन्होंने बोला कि बुच ने पर्सनल इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ किया है, बरमुडा में किया है, मॉरिशस में किया है, जहां पे विनोद अडानी के फंड थे, हिडन स्टॉक्स में किया है। और ये फंड वापस से कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे, वापस से अडानी में ही इन्वेस्ट कर रहे थे। मतलब मान लो इंडिया में अडानी ग्रुप काम करता है, उसके और भी जगह एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल बरमुडा कंट्रीज में, मॉरिशस कंट्रीज में, जो कि आइलैंड कंट्रीज हैं, और वहां पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ये जो चेयरपर्सन थी उन्होंने, और वहां से वापस पैसा कहाँ जा रहा है, अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट हो रहा है। It claimed that during her tenure as a whole-time member of SEBI, Buch communicated with the manager of these offshore fund। यहाँ भी उन्होंने कम्युनिकेट किया, बातचीत किया हुआ है, अपना फंड को रिडीम भी किया हुआ है। Responses and concern, Buch has defended herself। उन्होंने बोला है कि जो भी डिस्क्लोजर था सारा सेबी का डिस्क्लोजर मेड कर दिया गया, बट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, डिस्क्लोजर वेयर नॉट मेड पब्लिक, कि कोई भी डिस्क्लोजर पब्लिक क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज होता है। अगर वहां पे कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था, कोई भी फैमिली मेंबर का इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा था, तो पब्लिक डिस्क्लोजर क्यों नहीं किया गया, है ना। यहाँ पे बात आता है एडुकेसी का, यहाँ पे बात आता है ट्रांसपेरेंसी का, यहाँ पे बात आता है डिस्क्लोजर का। ये सारी चीजें आप कहाँ मेंशन कर सकते हो, जीएस पेपर 4 एथिक्स में मेंशन कर सकते हो। पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं और लोगों को जानने का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत भी ये सब सारी चीजें आप बोल सकते हो। गिवन द हाई स्टिक्स
there is a need to publicly disclose any potential conflict of interest between the regulator and the regulated. regulated कौन था? अडानी ग्रुप. regulator कौन है? सेबी. तो दोनों के बीच में अगर कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, उसका पब्लिक डिस्क्लोजर बहुत बहुत नेसेसरी है. ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है ना. जैसे फॉर एग्जांपल आप बॉटल रखते हो कांच का, तो वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है. प्लास्टिक वाला ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि आप एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हो. आप एक ऐसा मेटल का बॉटल लेके अलाउड लेके जाना नहीं होता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है. बॉटल के अंदर आपने क्या रखा है वो पता नहीं होता है. वैसे ही ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है गवर्नेंस के परस्पेक्टिव से. इन्वेस्टिगेशन की बात होती है. अ ब्लंट डिनायल फ्रॉम दीज इन्वॉल्व विड नॉट सफाइस. देयर मस्ट बी अ थरो इन्वेस्टिगेशन. एक थरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि सारा डिस्क्लोजर पब्लिक हुआ तो क्यों नहीं हुआ, है ना. अगर ये फेल हुआ सेबी, तो कैसे फेल हुआ. दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट गिवन सेबी रोल इन मेंटेनिंग ट्रस्ट. सेबी का रोल क्या है? ट्रस्ट मेंटेन करने में. स्टॉक मार्केट का ट्रस्ट बहुत जरूरी है. स्टॉक मार्केट में क्या होता है? लोग इन्वेस्ट करते हैं. लोग रिलायंस, अडानी, टाटा ग्रुप, ऐसी कोई भी छोटी और बड़ी कंपनीज के बीच में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट पे अपनी कंपनी को क्या किया हुआ है? लिस्ट किया हुआ है. अगर अपना प्राइवेट, अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा आप यहाँ पे क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो. आपके इन्वेस्टमेंट से ये लोग क्या करते हैं? ये कंपनी और ग्रो करते हैं. इनके और ग्रो करने से इंडिया का इकोनॉमी और ग्रो करता है, और आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होता है तो आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, और साथ ही आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती है. तो एक तरह से आप भी ग्रो हो रहे हो और कंट्री भी ग्रो हो रही है. तो अगर ट्रस्ट मेंटेन करना है, यहाँ पे सेबी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब बिगर पिक्चर क्या है? लार्जर क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी. ये भी कीवर्ड है. प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है. इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ सेबी इज क्रूशियल. सेबी का जो इंटीग्रिटी है उसको इंटैक्ट रखना क्रूशियल है ना. जैसे कि मार्केट का पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट में, है ना, बहुत सारा, जैसे मान लो स्टॉक है, एक साथ अगर क्लब करके उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसको क्या बोल दिया जाता है? म्यूचुअल फंड बोल दिया जाता है. धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट जो है म्यूचुअल फंड में काफी बढ़ गया है. इतना बढ़ गया है कि हम लोग कैपिटलाइजेशन के मामले में वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट मार्केट बन चुके हैं. ऐसे में अगर स्टेक होल्डर, जैसे हम लोग भी स्टेक होल्डर होंगे अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट मेंटेन रखना है, इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी को बचाए रखना है, सेबी का जो इंटीग्रिटी है उसको बचाए रखना है, तो यहाँ पे इंटरवीन करने की जरूरत है, और फ्यूचर में ये इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, इसको इंश्योर करने की जरूरत है. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. थर्ड एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द डे पे चलते हैं. ये बात करता है अर्थक्वेक की. अर्थक्वेक में ये बात कर रहा है मेगा क्वेक की. मेगा क्वेक कैसा होगा? वैसा क्वेक होगा जिसका रिक्टर स्केल पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ज्यादा होगा. अभी जापान में अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड 7.1 था. 7.1 काफी बड़ा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक बोला जाता है, बट और ज्यादा मैग्नीट्यूड, मतलब 8, 9 और इससे भी ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है, ऐसा एडवाइजरी जापान ने पहली बार इशू किया है ना. आपको लगेगा सर 7 से 8 तो 1 ही ज्यादा. नहीं, अगर 7 मैग्नीट्यूड का कोई अर्थक्वेक है, 7 से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, और 8 से 10 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक. ये हमेशा याद रखिएगा. अगर कोई अर्थक्वेक आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, और कोई अर्थक्वेक आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, 5 से 6 होते होते मैग्नीट्यूड, है ना, 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाता है उस अर्थक्वेक का. 6 से 7 होते होते फिर 10 टाइम्स बढ़ जाता है. 7 से 8 होते हुए फिर 10 टाइम्स बढ़ जाता है ना. मतलब 5 से 8 होते हुए 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा वो अर्थक्वेक. ये चीज आप सबसे ज्यादा याद रखिएगा या समझने की कोशिश कीजिएगा. अभी फटाफट सदर्न जापान में 7.1 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जो ऑब्वियसली अगर किसी और कंट्री में आया होता तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता. बट जापान एक ऐसा कंट्री है जहां अर्थक्वेक आते रहता है. जापान ऐसा ज्योग्राफिकली लोकेटेड है जिसको हम पैसिफिक ओशियन में रिंग ऑफ फायर के अंदर बोलते हैं. रिंग ऑफ फायर मतलब जहां पे वोल्केनिज्म होते रहता है, जहां पे अर्थक्वेक आते रहते हैं. रिंग ऑफ फायर के अंदर बोलते हैं जहां पे जापान लाई करता है. जापान, फिलीपींस, खासकर ये कंट्रीज इधर लाई करती हैं. और जापान में अभी जो अर्थक्वेक आया उसका एपी सेंटर इस जगह पे था. यहाँ पे आप देख सकते हो रोड्स वगैरह में क्रैक आ गया. अगर ये जापान छोड़ के जैसे टर्की में जो अर्थक्वेक आया था वो भी 7 पॉइंट समथिंग रिक्टर स्केल पे आया था, और वहां पे आपको याद ही है टर्की में कैसे इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, और ऑपरेशन दोस्त चला के वहां पे क्या भेजा था? हेल्प भेजा था. बट जापान का अर्थक्वेक लोगों को पता भी नहीं चला, है ना, क्योंकि जापान ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे बना रखा है कि इन सब अर्थक्वेक का कोई बहुत ज्यादा अंदर नहीं आए. बट हाँ, जापान में और हाई अर्थक्वेक आने की संभावनाएं है. द एडवाइजरी, जापान में जो मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है जो ये सब एडवाइजरी पब्लिश करती है, द एडवाइजरी हाईलाइटेड एन इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ स्ट्रॉन्ग शेकिंग एंड लार्ज सुनामी.
उन्होंने बोला कि और शेकिंग और स्ट्रांग हो सकता है और सुनामी भी आ सकता है, पर्टिकुलरली इन द ननकई टर्फ रीजन, जो रीजन है जहां पे अर्थक्वेक आया जिसको बोलते हैं ननकई टर्फ रीजन। दो इट डिड नॉट प्रिडिक्ट एन इमिनेंट अर्थक्वेक, तुरंत अर्थक्वेक आ जाएगा उसका प्रिडिक्शन नहीं किया है। ननकई ट्रफ क्या है? ननकई ट्रफ इज अ सबडक्शन जोन, है ना, जहां पे एक प्लेट के अंदर दूसरा प्लेट आके सबड्यूड हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 900 किलोमीटर लॉन्ग, वेयर द यूरेशियन प्लेट कोलाइड विद द फिलीपीन सी प्लेट। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कॉजिंग द लेटर टू बी पुश्ड अंडर द फॉर्मर, जहां यूरेशियन प्लेट के अंदर जो है फिलीपीन सी प्लेट पुश्ड हो जाता है। दिस जोन एक्यूमुलेट्स टेक्टोनिक स्ट्रेस, है ना, एक प्लेट के अंदर दूसरा प्लेट, अगर एक प्लेट के अंदर दूसरा प्लेट पुश अंदर की साइड जाएगा तो वहां पे क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस आने से बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है, जिसका मैग्नीट्यूड 8 से भी ज्यादा हो सकता है रिक्टर स्केल पे। अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो ननकई ट्रफ हैज अ हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज अर्थक्वेक अप्रोक्सीमेटली एवरी 100 to 150 ईयर। हर 100 to 150 ईयर में लार्ज अर्थक्वेक आता रहता है ना। ये अर्थक्वेक पेयर्स में आता है, मतलब एक अर्थक्वेक आए तो दूसरा अर्थक्वेक फिर आता है, विद द सेकंड अर्थक्वेक टिपिकली हैपनिंग विद इन 2 ईयर ऑफ द फर्स्ट अर्थक्वेक के 2 साल के अंदर सेकंड अर्थक्वेक भी आ जाता है। द मोस्ट रिसेंट ट्विन अर्थक्वेक इन ननकई ट्रफ अकर्ड इन 1944 एंड 1946 में अर्थक्वेक देखे गए हैं। यूरेशियन प्लेट और फिलीपीन सी प्लेट, यहाँ पे क्या है? ननकई ट्रफ, और यहाँ पे फिलीपीन सी प्लेट घुस जाता है यूरेशियन प्लेट के अंदर, ये सबडक्शन जोन बन जाता है। करंट कंसर्न क्या है? 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अगस्त 8 को ही रिकॉर्ड किया गया। फ्यूचर रिस्क क्या है? जापान अर्थक्वेक रिसर्च कमिटी बोलती है कि देयर इज रफली 70% चांस, कितना परसेंट? 70%, दैट अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8-9 मेगा क्वेक कुड स्ट्राइक द ननकई ट्रफ विद इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स। वो अगले 2 साल में ही आएगा ऐसा नहीं बोल रही, बट विद इन 30 ईयर्स में आएगा ऐसा वो बोल रही। वो 30 ईयर्स में कल भी आ सकता है, या विद इन 30 ईयर्स 28 ईयर भी आ सकता है, क्योंकि अर्थक्वेक प्रेडिक्ट करना एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क होता है, बहुत इजी टास्क नहीं है। अर्थक्वेक को बहुत सर्टेनिटी से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, तो उसने एक लंबा टाइम जोन लेके चला है, और ज्योग्राफी में 30 ईयर्स तो कुछ भी नहीं होता है ना। सच अ मेगा क्वेक कुड अफेक्ट अ वास्ट एरिया इंक्लूडिंग रीजन फ्रॉम सेंट्रल शिकोजू और टू साउथ वेस्टर्न मियाजाकी एंड प्रोड्यूस सुनामी वेव अप टू 19 फीट हाई। अगर अर्थक्वेक आएगा, खासकर ओशियंस में आएगा, तो ओशियन का पानी उछलेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? सुनामी प्रोड्यूस होगा। ये एरियाज भी जो है, ये एरियाज भी आप याद रख सकते हो। अब ये जब अर्थक्वेक आएगा, सुनामी आएगा, तो इकोनॉमिक कॉस्ट इंपैक्ट होगा, है ना। जापान में पहले भी, और जापान में हमेशा अर्थक्वेक आते रहते हैं। 2013 गवर्नमेंट का रिपोर्ट है कि मेजर ननकई ट्रफ अर्थक्वेक कुड अफेक्ट 1/3 ऑफ जापान टेरिटरी, 1/3 ऑफ जापान टेरिटरी इंपैक्ट होगी, और 120 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब 12 करोड़ जापान का पॉपुलेशन भी इंपैक्ट होगा, है ना। अगर ऐसा कुछ आया तो जापान का जीडीपी का 1/3 जीडीपी यहाँ पे क्या हो सकता है? डैमेज भी हो सकता है। सोचो कितना जापान, 1/3 जापान के जीडीपी के बराबर इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। अर्थक्वेक प्रेडिक्शन लिमिटेशन है अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने में, साइंटिफिक अनसर्टेनिटी होती है। करेंटली देयर इज नो रिलायबल मेथड फॉर एक्यूरेटली प्रेडिक्टिंग अर्थक्वेक एज इट रिक्वायर्स डिटेक्टिंग अ स्पेसिफिक प्रीकर्सरी सिग्नल। स्पेसिफिक प्रीकर्सर, अर्थक्वेक के पहले का एक प्रीकर्सर सिग्नल पता होना चाहिए, है ना, जो कि जनरली लार्ज अर्थक्वेक के पहले मिलते हैं, जिसको हम 4 क्वेक बोलते हैं या 4 शॉक्स बोलते हैं, है ना। 4 शॉक्स मतलब जो मेन शॉक्स के पहले मिले। द रिसेंट एडवाइजरी इशूड बाय जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी इज प्रिकॉशनरी मेजर नॉट अ साइंटिफिक प्रेडिक्शन। कोई साइंटिफिक प्रेडिक्शन नहीं है, प्रिकॉशनरी बात कर रहा है। इट एडवाइजेस रेसिडेंट टू प्रिपेयर अ रिव्यूइंग इवैक्यूएशन, की है ना, अगर ऐसा कुछ अर्थक्वेक आता है तो आप इवैक्यूएशन प्रिपेयर कर लीजिए। रूट्स एंड स्टेइंग अलर्ट फॉर फ्यूचर वार्निंग, फ्यूचर वार्निंग के लिए भी क्या रही है? अलर्ट रही। आई होप आपको तीनों टॉपिक समझ में आया होगा, और इसका पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।